सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 3 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं महविश निसार। 24 न्यूज़ के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी इस बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। साबिक क्रिकेटर ज़हीर अब्बास ने एक अनोखा मशवरा दिया है। दुबई में पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज जारी है तो ज़हीर अब्बास ने मशवरा दिया कि सरफराज अहमद को एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। सरफराज से कप्तानी तो हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस उनसे नहीं दिखाई जा रही। कोच को वर्ल्ड कप तक नहीं बदलना चाहिए। तो आपको बताएं कि साबिक क्रिकेटर ज़हीर अब्बास ने अनोखी मंतक पेश कर दी। जी, ये तो राय जो है ये बोर्ड की है। अगर मेरी राय पूछे तो बात यह है कि देखिए, सरफराज की जो परफॉर्मेंस है, बीच पे आपने ये देखा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। तो वो ये कहते थे कि भाई ये कप्तानी तो हो रही है लेकिन खुद की परफॉर्मेंस कहाँ गई। फिर उन्हें 2-3 मैच में स्कोर भी कर दिए थे तो लोग जो है कमेंट्स करना ख़त्म कर दिए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि मेरे ख्याल है 3 फॉर्म की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं है, प्रेशर होता है। लिहाजा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सरफराज को खुद चाहिए कोई एक जो फॉर्म की जो कप्तानी है वो खुद ही छोड़ दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप चैम्पियंस ट्रॉफी एक जीत गए हैं तो उसके नाम के आगे एक बहुत बड़ा नाम लग गया है कि आप जीते। लिहाजा अगर 13 में से 9 भी अगर आप जीत गए हैं, और असल में बात असल ये है भाई, कम से कम आप जीत तो रहे हैं, हाथ तो नहीं रहे ना। बैट्समैन का क्या कहना था आपने देखा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, बताएगा ज़हीर अब्बास ने ये जो मशवरा दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? आज पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस अहमद की किताब की लॉन्चिंग थी। वहां पर न सिर्फ ज़हीर अब्बास और मोइन खान भी क्रिकेटर थे, तो वहाँ बड़ी अच्छी एक सूरत हाल हुई कि जिस वक्त ज़हीर अब्बास का ये कहना था कि एक फॉर्मेट की कैप्टनशिप जो है वो सरफराज को छोड़ देनी चाहिए, और बड़े अरसे से खबरें चल रही हैं कि टेस्ट की कप्तानी जो है वो सरफराज को नहीं करनी चाहिए, अजहर अली को दे देनी चाहिए, हफीज को दे देनी चाहिए, और जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है जिसमें T20 और वनडे उसकी कप्तानी जो करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मोइन खान ने दिफा किया, और मोइन खान का कहना था कि नहीं, तीनों फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो सरफराज के पास ही रहनी चाहिए। जबकि मोइन खान का ये कहना था कि जब ऊपर के खिलाड़ी रन्स नहीं करते, जिनका काम रन्स करना है, तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो सरफराज पर आ जाता है। लेकिन ये कि ज़हीर अब्बास जो कि ICC के सदर भी रहे और पाकिस्तान के मायना साबिक टेस्ट कप्तान है, उनका ये कहना था कि टेस्ट में जो सबसे अहम बात है कि हमारे वक्त में खिलाड़ी 9-9 घंटे तक टेस्ट में क्रीज पर स्टे करता था। अब कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता है कि जो एक लंबी इनिंग खेल सके। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार नजर आया, और जिस तरह पहले टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सबके सामने है कि यके बाद भीगरे जो बैट्समैन थे वो रेत की दीवार नजर आए। तो यकीनन अब PCB भी इस पे कुछ सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए। लेकिन महमूद, जिस तरह से आपने बताया कि पहले टेस्ट में कारकर्दगी अव्वल तो इतनी बुरी भी नहीं थी, बस मैच हार गए, रेत की दीवार पहली दफा तो साबित नहीं हुई बैटिंग लाइन हमारी। और अगर बात की जाए तो इसमें सारा का सारा जो मलबा है वो सरफराज पर डालना तो कतई तौर पर बेहतर नहीं है। इसके बाद जो है एक जो अहम बयान जो सामने है मोइन खान का आया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो टीम सिलेक्शन है उससे ऐसा लग रहा है कि सरफराज का किसी तौर पे भी कोई ताल्लुक नहीं है, और मिकी आर्थर जो है वो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के साथ मिलकर टीम बना रहे हैं। और यकीनन कुछ बाजी में हमने देखने में भी आया कि इख्तलाफात भी हुए जब टीम में कुछ खिलाड़ियों को शामिल करने पर सरफराज अहमद भी बाद में कहते हैं कि नहीं, ये बात पुरानी हो गई। तो यकीनन अंदरूनी खाना कुछ है। दूसरी तरफ मोइन खान ने वाज़े तौर पर इल्जाम लगाया कि मिकी आर्थर और कोच जो है वो जो चीफ सिलेक्टर वो अपनी टीम खिला रहा है और उसमें सरफराज का बहुत ज्यादा अमल दखल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त की है, और उन्होंने सरफराज की कप्तानी को और सरफराज के जो खेल है उसको भी बहुत ज्यादा बैक किया, तो ये मुश्किल सूरत हाल होती है। पाकिस्तान टीम को बहरहाल परफॉर्मेंस दिखानी होगी जिस तरीके से कि खिलाड़ी जो है वो स्टे नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि बहुत ज्यादा वनडे और T20 क्रिकेट खेलने के बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम जो है वो T20 ही खेलेंगे, जैसे कि शोएब मलिक और खुद उन्होंने रिटायरमेंट भी ली टेस्ट क्रिकेट से। जबकि दूसरी तरफ अजहर अली को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि एक तरफ तो वनडे और T20 नहीं खेल रहे, और जिस तरीके से पहले टेस्ट में देखा कि उनके पास चांस था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अब्बास जबकि निस्बतन अच्छा, और उन्होंने जिस तरीके से जी बिल्कुल महमूद, जिस तरह से आप बता रहे हैं सारी सिचुएशन, अगर टीम का लाइनअप देखा जाए तो इसमें सरफराज जो कि तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर भी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि उसकी टीम में जगह भी मुस्तकिल है और वो कप्तानी भी कर सके।
यकीनन ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि सरफराज जो है उनका बैटिंग रिकॉर्ड और जीत का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है T20 और वनडे में। पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम है, लेकिन यकीनन टेस्ट खेलने के लिए आपको बड़े मजबूत पेशेंस की जरूरत होती है और आपको दिफाई हिकमत अमली भी अपनानी होती है। और दूसरी तरफ से ये कि एक बैट्समैन अगर खेल रहा है तो दूसरे को अटैकिंग नहीं होना चाहिए, वो उसको अपनी विकेट बनानी चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान अगर पहले टेस्ट में देखा जाए तो वो एक जीता हुआ मैच था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो मैच हारे, तो यकीनन टीम जो है उसके बाद जो वो प्रेशर में आ जाती है और वही प्रेशर जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में भी नजर आ रहा है। लेकिन महमूद, तमाम जो मामलात हैं वो अपनी जगह, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो मुस्तकिल मिजाजी है उसके बारे में भी किसी की दो राय नहीं है, लेकिन ये क्या वक्त ठीक है जब चंद ही माह रह गए हैं वर्ल्ड कप में, तो उस वक्त ऐसा बयान देना कि जिसमें टीम में इंतशार फैले और टीम में नई कन्फ्यूजन पैदा हो जाए? यकीनन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के मामला ऐसी चीजों के गिर्द घूमते रहे कि जब पाकिस्तान थोड़ा सा भी होता है तो पाकिस्तानियों के चूंकि क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव है तो इस किस्म की बातें आती, लोगों के अपने एक्सपीरियंस आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि अगर हम टीम सिलेक्शन में देखें तो जितने पावरफुल इंजमामुल हक हैं, दीगर जो सिलेक्टर हैं, अगर हम वजातुल्लाह वासी की बात करें या मोहम्मद वसीम की बात करें या तौसीफ अहमद की बात करें, तो वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं होते और वो कोई फैसलों पे अमल दरामद नहीं करते। जो मिकी आर्थर और इंजमाम जो चीज समझते हैं वही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि कप्तान ने खिलानी होती, जब ऊपर के बैट्समैन रन नहीं करेंगे और वो सिफर पर आउट हो जाएंगे, बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, तो डेफिनेटली जो प्रेशर होता है वो सरफराज कैप्टन पर आता है, उसको लेना पड़ता है। ठीक है, शुक्रिया महमूद, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ने क्या कहा, आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। जी, ये तो राय जो है ये बोर्ड की है। अगर मेरी राय पूछे तो बात यह है कि देखिए, सरफराज की जो परफॉर्मेंस है बीच पे आपने ये देखा होगा कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, तो वो ये कहते थे कि भाई ये कप्तानी तो हो रही है लेकिन खुद की परफॉर्मेंस कहाँ गई। फिर उन्हें 2-3 मैच में स्कोर भी कर दिए थे तो लोग जो है कमेंट्स करना ख़त्म कर दिए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि मेरे ख्याल है 3 फॉर्म की कप्तानी करना कोई इतना आसान काम नहीं, प्रेशर होता है। लिहाजा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि सरफराज को खुद चाहिए कोई एक जो फॉर्म की जो कप्तानी है वो खुद ही छोड़ दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम आप चैम्पियंस ट्रॉफी एक जीत गए हैं तो उसके नाम के आगे एक बहुत बड़ा नाम लग गया है कि आप जीते। लिहाजा अगर 13 में से 9 भी अगर आप जीत गए हैं, और असल में बात असल ये है भाई, कम से कम आप जीत तो रहे हैं, हार तो नहीं रहे ना। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोच चला रहा है, कप्तान सरफराज का सिलेक्शन में ज़्यादा दखल नहीं देखने में आता। हर शिकस्त पर सरफराज की कप्तानी पर सवाल उठाना भी मुनासिब नहीं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी बात मानी जा रही है असल में तो वो कोच ही हैं जो टीम चला रहे हैं इस वक्त, सिलेक्शन में भी उनका इन्फ्लुएंस है। तो जाहिर सी बात है जो पूछ गछ है वो उनसे ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि अभी भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था बिटवीन सरफराज एंड हिम। उस वक्त भी आई डोंट नो कि क्या उसका सलूशन निकला और क्या कंक्लूजन हुआ, बट इस तरह की चीज़ों में यकीनन कोच अकाउंटेबल होना चाहिए। चूँकि सरफराज का आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई मीडिया में भी सुना हो कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सिलेक्शन के अंदर। चीफ सिलेक्टर और जो हमारे कोच है मिकी आर्थर वही टीम बनाते हैं और सरफराज का काम जहाँ तक है वो बाउंड्री में उनसे काम लेना। आगे बढ़े और आपको बताएं, तरफेला चौथे तौसीई मंसूबे के तीनों पैदावारी यूनिट्स का बैक वक्त लोड रिजेक्शन टेस्ट कामयाबी के साथ कर लिया गया है और बैक वक्त लोड रिजेक्शन टेस्ट पन बिजली मंसूबे की तकमील और तमाम पैदावारी यूनिट फॉल होने पर किया जाता है। बात करेंगे अवैस यानी से। जी अवैस, बताएगा इस तमाम सूरत हाल पर। देखिए, ये जो टेस्ट किया गया है इसमें जो एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान टरबाइन की कारकर्दगी मॉडल टेस्टिंग के दौरान सामने आने वाली कारकर्दगी से जो है वो बेहतर पाई गई है और तरबेला चौथा तोसी मनसूबा पैदावारी आगाज से अब तक जो नेशनल ग्रिड को जो है वो 1 अरब 26 करोड़ यूनिट जो है वो सस्ती पन बिजली जो है मुहैया कर चुका है और तरबेला चौथे तोसी मनसूबे और नीलम जिलम की बदौलत जो है जो पीक ऑफ के दौरान जो पन बिजली की जो पैदावार में गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है 46% जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो तरबेला जो चौथा तोसी मनसूबा था इसमें जो सही तौर पर जो टर्बाइन्स की बंद हुई थी अब वो उस पर जो है मुकम्मल काबू पा लिया गया है और अब जो इसकी टेस्टिंग की गई है उसके मुताबिक जो है इसको फिट करार दे दिया गया है और वापडा के मुताबिक अब जो
तरबेला चौथा जो तोसी मंसूबा है उससे बिजली की जो पैदावार है वो फुल कैपेसिटी में जो है वो जारी है। 1000 मेगावाट तक जो है इसका जो टेस्ट किया गया है और अब तक जो 1 अरब 26 करोड़ जो यूनिट है वो बिजली जो है पैदा की जा रही है। जो टेस्ट जो हुआ है इसमें जो बैक वर्क जो लोड रिजेक्शन जो टेस्ट जो है पनबिजली मंसूबे की तकमील और तमाम पैदावारी यूनिट जो है वो फाल होने पर जो है वो किया गया है और ये एक इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स है उनकी निगरानी में जो है इसकी जो टर्बाइन्स है उसकी एफिशिएंसी जो है टेस्ट किया गया है, जिसमें तरबेला चौथे तोसी मंसूबे को जो है वो फिट करार दे दिया गया है। इससे बिजली की पैदावार जो है वो अब शुरू हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया हुआ है आगाह करने का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में बेसहारा अफराद की आर्जी रहायशगाह में गर्म बिस्तर बिछवा दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इमरान खान ने ट्वीट किया था और ट्वीट करते हुए वज़ीर आला पंजाब को हिदायत के बारे में आगाह किया था आवाम को और कहा था कि वज़ीर आला पंजाब को हिदायत कर दी गई है कि वो शेल्टर होम्स में जो है वो गर्म बिस्तर जो हैं वो लोगों के लिए रखवा दें और साथ ही साथ खाने का बंदोबस्त भी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बेघर अफराद को क्योंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो टेंट भी पंजाब हुकूमत फराहम करे। तो वज़ीर आला को ये हिदायत कर दी गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से और वज़ीर आज़म की इस हिदायत पर बेसहारा लोगों के लिए जो है वो गर्म बिस्तर बिछा दिए गए हैं। और कराची के अलादीन पार्क से लापता होने वाली लड़कियों के केस का ड्रॉप सीन सामने आ गया है। लड़कियां अपनी मर्जी से साहिवाल आईं। लड़कियों का बयान हल्फी भी सामने आया है। लड़कियों का कहना है कि वो खुद अपनी मर्जी से कराची से साहिवाल आई हैं क्योंकि उनके वालिदैन बूढ़े शख्स से उनकी शादी करवाना चाहते थे। कराची के अलादीन पार्क से लापता होने वाली लड़कियों के केस का ड्रॉप सीन हो गया है। लड़कियां अपनी मर्जी से साहिवाल आई हैं। लड़कियों का बयान हल्फी भी सामने आ गया है। मोहम्मद खालिद 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? मोहम्मद खालिद से भी राब्ता करेंगे, अपने देखने वालों को बताएंगे। कराची के अलादीन पार्क से लापता होने वाली लड़कियों के केस का ड्रॉप सीन हो गया है। लड़कियां अपनी मर्जी से कराची से साहिवाल पहुंची हैं। लड़कियों का कहना है कि घर वाले बूढ़े शख्स से शादी करवाना चाहते थे, उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए कराची से वो भागकर साहिवाल आ गई हैं। कराची के अलादीन पार्क से लड़कियां गायब हो गई थी चंद रोज पहले और अब इस केस का ड्रॉप सीन हो गया है। कराची का अलादीन पार्क है जहां से कुछ रोज़ पहले ये वाक़या पेश आया। लड़कियां जो हैं वो लापता हो गई और इब्तदाई तौर पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो गुमशुदगी का था, लेकिन अब ये ड्रॉप सीन सामने आया है और ये बात सामने आई है कि लड़कियां अपनी मर्जी से घर से भागी और साहिवाल गई क्योंकि वो कह रही हैं कि उनके माँ बाप बूढ़े अफराद से उनकी शादी कराना चाहते थे और वो उनकी मर्जी के खिलाफ थी, इसीलिए उनकी एक ना सुनने पर वो घर छोड़कर साहिवाल आ गई हैं। साहिवाल में इस वक्त लड़की के घर वाले भी मौजूद हैं और पुलिस भी जो है वो तहकीकात कर रही है। इब्तिदाई बयान लड़कियों ने जो है वो पुलिस को दे दिया है और उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी मर्जी से आई हैं, उनको कोई भी ज़बरदस्ती या अगवा करके यहाँ पर नहीं लाया है। तो कराची की रिहायशी हैं लड़कियाँ और साहिवाल जा पहुँची हैं। बात करेंगे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, बताइएगा अब पुलिस क्या बताती है? जी, पुलिस का कहना है कि ये लड़कियां फेसबुक के इनका कोई फेयर चल रहा था, ये उधर से जब आई हैं ये सीधी गई हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंच चुकी है। भारत जाने से कबल कौमी हॉकी टीम ने वाघा बॉर्डर पर अपनी कामयाबी के लिए दुआ भी मांगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इसकी तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। आज पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो भारत पहुंची है। पहले उन्होंने वाघा बॉर्डर पर जो है वो इज्तिमाई तौर पे दुआ की, जिसमें पाकिस्तान की सलामती और वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए दुआ की, जिसके बाद जो है वो उन्होंने वाघा बॉर्डर क्रॉस की और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जो एहलकार थे उन्होंने फूलों के गुलदस्ते पेश किए और उनका पाकिस्तानी टीम का जो इस्तकबाल किया। पाकिस्तान टीम का जो सफर है वो भारतीय रियासत भवेशर तक होगा, जहाँ पे वर्ल्ड कप खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो तमाम मराइल तय करता हुआ इस वर्ल्ड कप जा रहा है। जो खिलाड़ियों की फीसों का मसला और फंड्स का मसला था वो भी हल हो गया। इससे पेशावर ज़ल्मी के जो थे वो आगे आए और उन्होंने टीम को जो है हॉकी टीम के लिए बेपनाह सपोर्ट किया। दीगर
जो फंड थे वो भी पाकिस्तान हॉकी टीम को मिल गए। तो कौम की दुआएं यही हैं कि कौमी हॉकी टीम जो है वर्ल्ड कप में सुरखरू होकर जो वतन वापस आए। जी ठीक है, शुक्रिया महमूद रियाज। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चीनी कौंसलर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि दहशतगर्द बलोचिस्तान से आए थे, सहूलतकारों से मुतालिक पता लगा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे, बेगुनाह इंसानों की जिंदगियां ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द बलोचिस्तान से आए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान से बात की है। सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर मजीद सख्त चेकिंग करेंगे। इस रिपोर्ट में जानिए। चीनी सफीर मिस्टर याओ जिंग ने कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस मौके पर चीनी कौंसिल जनरल, चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध भी मौजूद थे। चीनी सफीर ने कहा कि कल जो वाक़या पेश आया, आज आपसे मिलने आया हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फौरी हम सब से राब्ता किया। वज़ीर आला सिंध ने चीनी सफीर से गुफ्तगू में कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपकी सिक्योरिटी बहुत अहम है। वाक़ये के फौरी बाद चीनी कौंसिल खाने का दौरा किया और अमन अमान पर इजलास भी मुनक़िद किया। मुराद अली शाह का कहना था कि कौंसिल खानों की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स देंगे। तमाम कौंसिल खानों की सिक्योरिटी ऑडिट की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि चीनी हमारे दोस्त हैं और तरक्याती कामों में पार्टनर हैं, इसलिए हमारे दुश्मन बहुत बन गए हैं। चीनी कौंसिल खाने को बेहतरीन सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी कराई है, जबकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम जल्द मुकम्मल करने जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने बताया कि कौंसलेट पर हमला करने वाले दहशतगर्द बलोचिस्तान से आए थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान से बात की है। सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर मजीद सख्त चेकिंग करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले के दौरान गार्ड की बहादुरी की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। गार्ड शौकत ने बहादुरी से वीज़ा सेक्शन में मौजूद लोगों को फौरी तौर पर महफूज जगह पर पहुंचाया। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ शहरी भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी गार्ड इन तमाम शहरियों को एक महफूज कमरे में ले जाकर वहां पर उन्हें ठहराता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस ने 2 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। तो यह अहम पेशरफ्त सामने आई है। 2 सहूलतकारों को उधर लिया गया है। एक सहूलतकार को कराची से ही गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदही पर दूसरे सहूलतकार को शहजाद कोट से गिरफ्तार किया गया है। तो कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चीनी काउंसिल खाने पर 3 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। और चाइनीज काउंसुलेट में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हमला आवरों को काउंसिल खाने में अंदर दाखिल होने से रोके रखा। इस मुश्किल सूरत हाल में सिक्योरिटी गार्ड शौकत अली भी अपनी जान हथेली पर रखकर शहरियों के तहफ्फुज में आगे आगे था। इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए। क्लिफ्टन में वाक़े चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले के बाद बहादुरी और जुर्रत की कई मिसालें सामने आई हैं। पुलिस एहलकारों और रेंजर्स ने तो बखूबी अपना फर्ज अदा किया, लेकिन कॉन्सुलेट की सिक्योरिटी पर मामूर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी खूब बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहरा करके शहरियों का तहफ्फुज किया। ऐसी ही एक मिसाल है सिक्योरिटी गार्ड शौकत अली की, जिसने हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने वीजा सेक्शन में मौजूद लोगों को महफूज जगह पर पहुँचाया। ये बेरियल है जो ना, इस बेरियल से 3 हमलावर हैं, हमला करते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कौंसुलेट की साइड पे। मैंने फौरन जो वहाँ वेटिंग एरिया में हाल है, उस हाल में जो बंदे बैठे हुए थे मैंने फौरन उनको अंदर किया। मैंने कहा अंदर रहो, दहशतगर्द आ गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ शहरी भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बाद अफसरान को फोन पर आगाह किया। फुटेज में खातून, उसके बच्चे और दीगर शहरियों को देखा जा सकता है, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स के बरवक्त एक्शन से मुमकिना नुकसान से बचा लिया गया। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची।
उधर कराची में रेंजर्स अफसरान जिन्ना अस्पताल पहुंचे। चीनी कौंसल खाने पर हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाले सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन की अयादत की। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के दौरान जहां पर पुलिस अफसरान और रेंजर्स की बहादुरी की तो बात की जा रही है, लेकिन एक और किरदार भी ऐसा है जिसने अपना फर्ज निभाते हुए दहशतगर्दों के मजमूम इरादों को नाकाम बनाया। जी हां, वो किरदार प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन है। मोरोज जिला नौशहर फिरोज से ताल्लुक रखने वाले जुम्मन कलहोड़ों ने हमले के दौरान मुताद्दिद गोलियां खाने के बावजूद बैरियर नहीं खोला, जिसके बायस मजीद नुकसान होने से बच गया। रेंजर्स अफसरान प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की अयादत के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे। जराये के मुताबिक रेंजर्स अफसरान की जानिब से अयादत के साथ माली मदद भी की गई। और कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का फ्रांसिक मुआयना भी किया गया है, जबकि कमांडेंट FC मौज़म जा अंसारी ने भी चीनी कौंसल खाने का दौरा किया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साद बुखारी। साद बताएगा क्या अपडेट्स हैं अब तक? जी बिल्कुल, हमले का मुकदमा CTD में दर्ज कर लिया गया है। CTD थाने में सरकार की मुद्दत में, जिसमें इंसदाए दहशतगर्दी की दफ़ात, एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल, गैर कानूनी असला रखना और दीगर दफ़ात शामिल की गई हैं। हमले में कालदम तंजीम BLA, जिसको मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल है, उसके दहशतगर्दों को नामजद किया गया है, जिसमें हलाक होने वाले 3 दहशतगर्द और इसके साथ साथ उनके 13 सहूलतकार भी शामिल हैं। फॉरेंसिक टेस्ट की अगर बात करें तो दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ी थी जिस पर वो यहाँ आए थे, उसका फॉरेंसिक टेस्ट भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर कबल कमांडेंट FC मौज़म जा अंसारी ने भी दौरा किया है और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो कौंसल खानों की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं और सबसे पहले पेशावर से वो कराची आए हैं और चीनी कौंसल खाने की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया है और कराची में जो दीगर कौंसल खाने मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया जाएगा और उन तमाम तर पॉइंट्स की निशानदेही की जाएगी जहाँ से मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आने के लिए दहशतगर्द दाखिल हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स की निशानदेही के बाद वहाँ पर भी मज़ीद सिक्योरिटी के हवाले से और सिक्योरिटी को किस तरह टाइट किया जा सकता है उस पर ब्रीफिंग होगी और फिर उसका फैसला किया जाएगा। वहाँ पर भी तैनाती की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि वो DG रेंजर्स समेत दीगर आला अफसरान से भी कराची के दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे और मज़ीद जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से जो है लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने एक बात वादे की कि वो तमाम तर अफराद जो सिक्योरिटी पर चीनी कौंसल खाने के तैनात थे, जिनमें पुलिस, रेंजर्स, FC के एहलकार और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार थे, उन्होंने जवामर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हीं की हिम्मत की वजह से ये जो मुकाबला है ये यहाँ नाकाम हुआ। हम इस वक्त देख सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के राजा उमर खत्ताब भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो तहकीकाती टीमों का जाए वक़ुआ का दौरा इस वक्त जारी है और राजा उमर खत्ताब भी जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जायज़ा लेंगे। इनके साथ दीगर एहलकार भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे यहाँ बात भी कर सकें। फ़िलहाल ये यहाँ पहुँचे हैं और यकीनी तौर पर ये पहले जायज़ा लेंगे, उसके बाद मीडिया टॉक करेंगे। तो तहकीकात का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों की शनाख्त के हवाले से ये बातचीत की जा रही है और हुक्काम का ये कहना है कि कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है उसके जो है ताने बाने भारत से मिलते हैं और भारत की जो है सपोर्ट भी हासिल है। यही मुकदमे में भी लिखा गया है। लिहाजा तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जा रहा है और दहशतगर्दों के मजीद जो 13 नामजद सहूलतकार हैं आगाह करने के लिए साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने चीनी कौंसल खाने पर हमला पसपा करने पर ASP सुहाय अजीज तालपुर को कायद-ए-आज़म अवार्ड देने का ऐलान किया है। अच्छा किया, लेकिन क्या इस मुकाबले में अपनी जानें कुर्बान करने वाले एहलकार भी इस अवार्ड के मुस्तहिक नहीं थे? क्या इन एहलकारों को सिर्फ शाबाश के चंद अल्फाज ही मिल सकेंगे? क्या अवार्ड सिर्फ अफसरान के लिए ही रहते हैं? तो एक बार फिर जो है सिर्फ अफसरान को ही नवाजा गया। बहादुरी दिखाई एहलकारों ने भी, लेकिन उनको सिर्फ शाबाशी। और ASP सुहाय अजीज तालपुर जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, गुज़िश्ता रोज़ उन्हें कायद-ए-आज़म अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। बहुत अच्छा किया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन क्या इस मुकाबले में अपनी जानें कुर्बान करने वाले एहलकार भी ऐसे किसी अवार्ड के मुस्तहिक नहीं हैं? क्या इन एहलकारों को सिर्फ शाबाश के चंद अल्फाज ही मिल सकेंगे? क्या अवार्ड सिर्फ अफसरों के लिए ही रखे जाते हैं और एहलकार जो अपनी जानें कुर्बान भी करते हैं लेकिन उनके लिए कोई ऐसा अवार्ड जो है वो ऐलान नहीं किया जाता? इसके साथ ना ही उनके लिए कोई मज़ीद इनामात दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही अफसरान जो हैं अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो उनके लिए
जो है अवार्ड्स भी दिए जाते हैं और इनामात भी, और उनकी पजीराई भी होती है। पजीराई होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अफसरान की ही? ये सवाल आम है। क्या जो अहलकार हैं उनकी पजीराई नहीं होनी चाहिए? क्या उनको किसी अवार्ड से नवाजना नहीं चाहिए? ये सवाल है जो कि इस वक्त देखने में आ रहा है कि क्या ASP सुहाय अजीज़ को अवार्ड मिलना काफ़ी होगा? क्या जो अहलकार गुज़िश्ता रोज़ शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनके लिए कोई अवार्ड या फिर इनाम रखा नहीं गया? तो आपको ये तमाम सूरत हाल पर हम आगाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया, हुकूमत ने चीनी काउंसिल खाने पर हमला पसपा करने पर ASP सुहाय अजीज़ तालपुर को कायद-ए-आज़म अवार्ड देने का ऐलान किया है। बहुत अच्छा ऐलान है और पजीराई करनी चाहिए, लेकिन क्या ये पजीराई जो है सिर्फ अफसरान के लिए ही होती है? और क्या अवार्ड्स और दीगर इनामात जो हैं अफसरान को दिए जाते हैं अगर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएं? और जो अहलकार हैं, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जो फ्रंट लाइन पर होते हैं और उन्होंने पहले मुकाबला करना होता है, वो इन अवार्ड्स और इनामात के हकदार नहीं हैं। तो ये सवाल है, क्या इन अहलकारों को सिर्फ शाबाश के चंद अल्फाज ही मिल सकेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं? 2 अहलकार गुज़िश्ता रोज़ शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए चंद अहलकार, और इसके साथ साथ उनकी जो कल खिदमात थी वो भी जो थी बेहतरीन थी। उन्होंने भी खूब जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनाम या फिर अवार्ड जो है उनके लिए नहीं रखा गया। लेकिन ASP सुहाय अजीज़, जिनको सोशल मीडिया पर भी भरपूर पजीराई मिली और इसके साथ साथ दीगर फोरम्स पर भी उनकी खूब पजीराई हुई है, उनके लिए कायद-ए-आज़म अवार्ड जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। बहुत अच्छा कदम है, हुकूमत की जानिब से पजीराई होनी चाहिए, अफसरान की भी पजीराई होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ अफसरान की पजीराई काफ़ी होगी? क्या अहलकारों की पजीराई भी ज़रूरी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि जो अहलकार अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, क्या उनके लिए भी ऐसे अवार्ड्स, ऐसे इनामात या तारीफी असनाद होनी चाहिए या होंगी? इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने चीनी काउंसिल खाने पर हमला पसपा करने पर DSP सुहाय अजीज तालपुर को कायद-ए-आज़म अवार्ड देने का ऐलान किया है। मिनिस्टर्स एनक्लेव में घरों की मुरम्मत न होने के मामले के बारे में आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है कि मिनिस्टर्स एनक्लेव के घर रहने के काबिल नहीं है। लापरवाही के बाइस अरबों रुपए की प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है। उनका कहना है कि मिनिस्टर एनक्लेव का बजट बढ़ाने के लिए वज़ीर खजाना से बात की है। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कायानी से बातचीत कर रहे थे। जो पहले वजीर रह के गए, हमें ये पता चला है कि काफी कोई गंचन में जा के गए, कोई चीजें भी तोड़ ताड़ के गए। क्या कोई वो क्या सूरत हाल है? नहीं, पहले वजीर तो गए तो उसके बाद लगता है वहाँ पे जंग हुई है, पता नहीं वो रहते कैसे थे, और उन्होंने दीवारें उखड़ी हुई हैं, बुरे हाल है, और जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज की सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है। और जिस तरह से सामान उतारा गया है वो भी देख के बंदा हैरान होता है कि कैसे उन्होंने सामान उतारा। तो बिल्कुल ही उन्होंने तो ऐसे ही किया जैसे कोई दुश्मन जब कोई मुल्क फतह करता है तो उसके बाद जो हाल होता है तकरीबन वैसे ही हाल है।